सर ये ई रूपी क्या है? ये यूपीआई से कैसे डिफरेंट है? सर क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा है? सर सरकार क्यों लेके आ रही है ई रूपी? मतलब क्या है इसका? ये सवाल आपके पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ संडे एक्सप्रेस। आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ना क्यूरियोसिटी क्रिएट किए हुए है आप सब लोगों के बीच में, जो कि है ई रूपी। हमारी सरकार एक नया इनिशिएटिव लेके आती है और वो ई रूपी का कॉन्सेप्ट लेके आती है और बहुत सारे जन जो है ना वो कंफ्यूज नहीं कि अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो हमने कहा चलो आज ना इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, इसी को ना संडे एक्सप्रेस में कच्चा चबा जाते हैं। संडे एक्सप्रेस जस्ट फॉर द फोक्स और सींगर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बहुत सारे फाइनेंस के टॉपिक्स को लेमनस टर्म्स में कच्चा चबाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आसान और लेमनस टर्म्स में समझना है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले आ सके। तो चलें डिस्कस करें आज की संडे एक्सप्रेस या आज का ई रूपी जो हमें डिस्कस करना है वो है क्या। चलो बात करते हैं। 2022 के अंदर हमारी सरकार एक टॉपिक लेके आती है ई रूपी नाम का, और वो ये लेके आते हैं कि हमें ना ई रूपी इंट्रोड्यूस करना है। बहुत अच्छी बात है सर, पर ये है क्या? जैसे आप अपना पर्स खोलते हैं और पर्स में से 100 का 200 का 500 का नोट निकालते हैं, ऐसे सरकार हमारे कहती है अब ना आपके पास एक ऐप होगी और उसके अंदर ना आपके पास नोट या सिक्के होंगे, बट वो ई फॉर्मेट में होंगे। अरे भाई, जमाना डिजिटाइजेशन का है तो हमारा पैसा कैसे पीछे हटेगा? हम अपने पैसे को भी डिजिटाइज करने चल पड़े हैं ताकि हमारा पैसा भी अब ई फॉर्मेट में हो जाए। ये है एक इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं कि हमारे पैसे को ई शेप में लेके आ रहे हैं और एक ऐप के अंदर अपलोड कर देंगे या एक वॉलेट के अंदर अपलोड कर देंगे जो आपके फोन में रहेगा, और उस वॉलेट से आप किसी को भी पैसा दे पाओगे। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। कुछ चीज़ें जो इसके अंदर ध्यान देने वाली हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए वो है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, और इसके ऊपर जब आप ऐप खोलेंगे ना और ये सारे नोट देखेंगे तो इसके ऊपर हमारे गवर्नर साहब के साइन भी मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज दैट यू डू नॉट से और डू नॉट ट्रीट दिस करेंसी टू बी डिफरेंट देन व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट। ये सेम करेंसी है बट इसका फॉर्मेट ई फॉर्मेट है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। इंपॉर्टेंट पीस इज दैट वी शुड नो, एंड आप जब आप खोलोगे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ना सिक्के भी हैं, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, ये सारे नोट भी आपको मिलेंगे लेटर डिनोमिनेशन के, ताकि आप किसी भी नोट को आगे दे पाओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस बारे में जानना जरूरी है वो ये कि जैसे आपके पर्स का जो नोट होता है ना उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, राइट? ऐसे ही ना ई करेंसी के नोट के ऊपर भी एक नंबर लिखा हुआ है ताकि वो एक यूनिक नोट हो, यूनिक करेंसी हो, ताकि वो आप किसी को दो तो वो नोट, वो सीरियल नंबर वाला नोट उसको चला जाएगा और उसका हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल हम जब नोट किसी को देते हैं तो होता है। तो इफेक्टिवली सब कुछ वैसा ही है जैसा एक नोट में होता है, बट ये ई शेप में है, ई फॉर्मेट में है, एंड दैट इज गोना बी इट। हमारी सरकार ये इनिशिएटिव जो लेके आई है, उनका इंटेंशन है कि पहले 10 लाख कस्टमर इस पे जुड़े, एंड ऑफ कोर्स फिर और बढ़ाएंगे। इनका मोटिव ये है कि जैसे हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करने में डिजिटल करेंसी की सहायता ले सकते हैं। बहुत ही उम्दा ख्याल है सरकार का, और मुझे लगता है जैसे जैसे वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द ई कॉमर्स और the entire digitization of the commerce or the business, e-currency will be a big time game changer and we all should know it because somewhat somewhere हमें follow तो इसे करना पड़ेगा ही। तो ये तो था कि ई रूपी होता क्या है। अब हम आते हैं कि सर ये जो ई रूपी है ये सरकार ला क्यों रही है, क्यों ऐसा लाया जा रहा है, क्यों ऐसा करा जा रहा है? थोड़ा सा समझें इस बात को। सर एक तो आपने बता दिया कि हाँ डिजिटाइजेशन करना है, डिजिटल इकॉनमी लेके आनी है, और ऑफ कोर्स जिस तरह से डिजिटल इकॉनमी आ रही है तो उसकी तरफ हमें देखते हुए डिजिटल करेंसी को लेके आना जरूरी है, तो बहुत अच्छी बात है। बट ना इसका एक पहलू और भी है जो शायद हम सबको पता होना चाहिए। जो करेंसी है ना, इसको प्रिंट करना, बनाना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब के अंदर ना बहुत सारा पैसा खर्च होता है सरकार का।
करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है इनको बनाने में, इसकी सेफ्टी में। बिकॉज सोचो ना, आप करोड़ों के नोट बन रहे होंगे, वो कहीं सेफ कहीं बन रहे होंगे तो बनने के पैसे लग रहे होंगे, फिर उन्हें आप कहीं पे सेफ कस्टडी में रखते हो तो उस कस्टडी के पैसे लग रहे होंगे, फिर आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आते हो तो उसके पैसे लग रहे होंगे। वो सारा पैसा ई करेंसी आने से बच जाता है। ये सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है टुवर्ड सेविंग मनी ऑन दैट फ्रंट, कि क्योंकि ई करेंसी हो जाएगी तो ये सारा खर्चा खत्म हो जाता है, फिर तो प्लेटफॉर्म पे डाले जाओ और काम आगे बढ़े जाओ। बिल्कुल ठीक है। एक और पहलू भी है इसका, वो ये कि अगर इसको सही ढंग से मैनेज किया जाए या सही ढंग से इसको मॉनिटर किया जाए या कंट्रोल किया जाए, तो जो ये फेक नोट्स आ जाता है ना सिस्टम में, जैसे कोई कहीं भी प्रिंट कर रहा है और फेक नोट्स डाल देता है, 500 का मेरे पास नकली नोट आ गया, 200 का नकली नोट आ गया। अगर हमारे पास एक्चुअली में ई नोट होंगे और ऐप के अंदर होंगे और सरकार द्वारा दिए गए होंगे और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर होगा जो सरकार का हो दिया हुआ होगा, तो उस ऐप के अंदर ना किसी और के आने की नकली नोट लोड करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के प्रोसीजर्स हमारे सरकार लेके आएगी, बट ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि इससे ना वो जो फ्रॉड, वो मनी लॉन्ड्रिंग, जो हवाला टाइप की ट्रांजैक्शंस होती थी ना, वो कम हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास सब कुछ ई फॉर्म में आ गया है, तो ई फॉर्म में ही जा रहा है, कोई और इंट्रूड उसमें कर नहीं सकता है, तो नुकसान या फ्रॉड होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये दो बहुत बड़े कारण है। ऑफ कोर्स अदर बेनिफिट्स भी हैं जो डिजिटाइजेशन ऑफ इकॉनमी के साथ बड़े साउंड वे में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बट ये दो बेनिफिट मुझे जरूर नज़र आते हैं जहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट सरकार को मिल सकता है और वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें मिल सकता है, बिकॉज फ्रॉड से हम बच पाएंगे। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब ना हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ कि सर ये जो ई रूपी है ना, ये मेरे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट है। सर हमने बहुत सुना सर कि बिटकॉइन इतना बढ़ गया, इतना घट गया, अब ई रूपी भी आ रहा है। ये सर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्या ये एक ही बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, ये दोनों बातें एक नहीं है। ई रूपी जो है ना, वो सरकार लेके आ रही है, सेंट्रल बैंक ना उसके पीछे खड़ा हुआ है, और क्योंकि सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके पीछे खड़ा है, तो वो ना एक लीगल टेंडर ऑफ मनी है। वो लीगल टेंडर है, वो हमारी सरकार उसके पीछे खड़ी मिलेगी। जबकि क्रिप्टो करेंसी ना इफेक्टिवली प्राइवेट लोग लेके आते हैं या कंपनीज लेके आती हैं। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ई रूपी है ना, वो करेंसी है ई फॉर्मेट में, जबकि जो क्रिप्टो करेंसी कह लो या बिटकॉइन कह लो या और कोई भी कह लो, ये ना डिजिटल एसेट्स हैं, ये करेंसी नहीं है। आप पैसे देके इन एसेट्स को खरीदते हो और ऑफ कोर्स ई फॉर्म में रखते हो, और जैसे शेयर बढ़ते घटते हैं ऐसे ये बढ़ती घटती है, जबकि करेंसी तो करेंसी है, वो थोड़ी घटने बढ़ने वाली है। इंपॉर्टेंट पीस ये है, ये आपकी लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है, ये डिजिटल एसेट है। और इसी से जुड़ता एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि ई मनी को जब ट्रांसफ़र करते हो ना, तो करेंसी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो टैक्स नहीं पड़ता है भाई। बट अगर आप डिजिटल एसेट जो कि बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी कैसी भी तरह की हो, अगर उसको ट्रांसफ़र करते हो तो उसके ऊपर कैपिटल गेन पड़ता है, टैक्स पड़ता है आपके ऊपर। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। एक और चीज़ बता देता हूँ, वो ये कि क्योंकि ई रूपी एक लीगल टेंडर ऑफ मनी है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि वो उसको चुकाएगा। रिमेंबर, आप नोट खोलते हो तो नोट खोलने के ऊपर ना लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का विश्वास देता हूँ या गारंटी देता हूँ। ऐसी चीज़ बिटकॉइन में नहीं होती है। वो एक एसेट है, जो ओन करता है उसकी है, जहाँ से चली गई वो जाने वाले के, जिसके पास वो चली गई है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बिटकॉइन को ई रूपी से डिफ्रेंशिएट करता है। इसको मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना ना, तो ये कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में उसी समय आई थी। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट टू नो मोर अबाउट इट, देन यू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट दिस इज। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है और भी रिलेवेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, वो ये कि सर ये ई रूपी जो है ना, ये यूपीआई से कैसे डिफरेंट है? ये तो सर, ये तो कोई बात नहीं, अभी तो हम यूपीआई समझने में लगे थे, हमें यूपीआई समझ में आया था, अब ये ई रूपी आ गया, ये क्या से डिफरेंट है? चलो इस बारे में समझते हैं। इसका ना मैं अगर एक लेमनिस्ट टर्म्स में एग्जांपल दूँ ना, तो जो यूपीआई है ना हमारा, यूपीआई हमारी
आई वुड से हमारा ना रास्ता है, और जो रुपी है ना, ई रुपी, वो हमारी मंजिल है। यूपीआई ना एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके जरिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा ट्रांसफर कर सकती है, और इंटरमीडियरी बीच में आता है जो कि बैंक है। यूपीआई ने एक प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म के पीछे एक इंटरमीडियरी बैंक है। आप यूपीआई जब किसी को करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल के दूसरे के बैंक अकाउंट में चला जाता है थ्रू एन इंटरमीडियरी बैंक, और ऑफ कोर्स सेटलमेंट होती रहती है। बट इंपॉर्टेंट पीस इज, ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी, ये मनी नहीं है अपने में। जबकि ई रुपी जो है ना बेटा, वो मनी है अपने में, वो बेसिकली मनी है बट ई फॉर्म में, जिसे आप ट्रांसफ़र करोगे। ऑफ कोर्स उनकी जो ऐप होगी उसके थ्रू वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका भी कोई प्रोसेस होगा फ्रॉम वन फोन टू द अदर। वो कैसे ट्रांसफ़र होगी, वो थिंग्स विल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गेट मोर क्लियरर। बट इंपॉर्टेंट पीस इज, ई रुपी और यूपीआई सेम नहीं है। यूपीआई एक प्रोसेस है, एक प्लेटफॉर्म है, और ई रुपी एक करेंसी है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। I hope you were able to get some value add, some information on e-rupee and UPI and cryptocurrency, and of course why e-rupee is what it is right now. I hope I was able to add some value to it. अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको लगता है कि कोई और भी आपका फ्रेंड या कलीग या कोई दोस्त कंफ्यूज्ड है e-rupee को लेके, तो फटाफट से ये वीडियो सेव कर लो और उसके साथ शेयर भी कर लो। I'll see you again in the next Sunday Express. Till then, this Pankaj Dhingra signing off.